तो बच्चों अब हम समझते हैं संचार का वर्गीकरण। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ये फ्लो चार्ट दिखाया था। ठीक है, इसका वर्गीकरण समझाया था कि किन किन बेसिस पर होता है। अब हम इसकी सब क्लासिफिकेशंस को ध्यान से पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक तरफा क्रिया के आधार पर जो वर्गीकरण है वो पढ़ेंगे, एक तरफा संचार और दो तरफा संचार। ठीक है बच्चों, तो एक तरफा संचार क्या होता है? आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, अध्यापक और यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी हैं। अध्यापक जो है ज्ञान और सूचना दे रहा है। तो पहले के टाइम में यही होता था कि अध्यापक सूचना देता जाता था और विद्यार्थी सुनते रहते थे, लेकिन कुछ बोलते नहीं थे। लेकिन मेरी क्लास में तो आपको पता है ऐसा नहीं होता। हमारी क्लास में क्या होता है, हम दोनों ही बोलते हैं, है ना। मैं भी बोलती हूँ, मैं आपसे भी बुलवाती हूँ। ठीक है, तो हमारा तो एक तरफा संचार नहीं होता, पर पहले के टाइम में ऐसा हुआ करता था कि जो अध्यापक है वो बोलते थे, अपनी ज्ञान सूचना विद्यार्थियों तक पहुंचाते थे। ठीक है, तब वो उसको बोलते थे हम एक तरफा संचार। एक तरफा संचार के बेटा और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि हम वेबसाइट पे कुछ ढूंढ रहे हैं। ठीक है, टेलीविज़न पर कोई भी कोई भी कार्यक्रम हम देख रहे हैं, रेडियो और म्यूज़िक सिस्टम पर हम संगीत सुन रहे होते हैं। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स एक तरफा संचार के हैं। एक तरफा संचार में ग्राही प्राप्तकर्ता जो है वो सूचना प्राप्त करता है और प्रेषक को बदले में कुछ लौटा नहीं पाता या तत्काल कोई प्रक्रिया नहीं दे पाता। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स मैं आपको इसके बता चुकी हूँ। दूतरफा संचार क्या हो गया? ये लाइन मिस्टेकनली लग गई है बेटा। तो दूतरफा संचार क्या हो गया? जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, जो दो व्यक्ति हैं दोनों ही सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होता है ये संचार। दूतरफा संचार से एक दूसरे से संप्रेषण करने वाले सभी पक्ष एक दूसरे के मतों, विचारों, सूचनाओं आदि का आदान प्रदान मौखिक, लिखित या सांकेतिक रूप से करते हैं। जैसे हम मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं ना, तो क्या होता है कि मैं भी बोल रही हूँ और मैं जिससे बात कर रही हूँ वो भी बोलेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप चैट आप आजकल देखते हो, फटाफट फटाफट मैं मैसेज कर रही हूँ आपको, आप मुझे रिप्लाई बैक कर रहे हो, है ना। तो ये क्या हो गया? टू वे कम्युनिकेशन, दूतरफा संचार। ठीक है, और दूतरफा संचार के उदाहरण एक और इन्होंने दिया है, भूख लगने पर जब शिशु रोता है तो उसकी अनुक्रिया से में उसकी माँ उसका पेट भरती है। ठीक है, शिशु द्वारा रोकर अपनी भूख जताना शिशु द्वारा संप्रेषित संदेश होता है, जिसकी अनुक्रिया में उसे दूध या अन्य आहार दिया जाता है। इस प्रकार के संचार को दूतरफा संचार कहा जाता है। ठीक है, दूतरफा संचार कैसे भी हो सकता है, मौखिक, अमौखिक, एनीवे कैसे भी हो सकता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति भी साथ में आदान प्रदान कर रहा है विचारों का। ठीक है, फिर आ गया संचार के स्तरों के आधार पर वर्गीकरण। सबसे पहले है अंतराव्यक्तिक संचार। उसके लिए हम एक नीचे एक छोटा सा एक डायग्राम देख रहे हैं। आप देख रहे हो कि ये जो दो बच्चे हैं, दो बच्चों के अराउंड बबल्स बने हुए हैं और उसमें लिखा हुआ है कि कल परीक्षा है, आज खेलने जाऊँ या नहीं, खेलने जाऊँगा तो माता पिता क्या कहेंगे, उनको मैं क्या कहूँगा, कहीं कम अंक आए तो क्या जवाब दूंगा, है ना। तो मेरी मम्मी कहेगी अच्छा पेपर से एक दिन पहले तो तू खेलने जा रहा था, राइट। तो ये लड़की है, ये सोच रही है कल सहेली के जन्मदिन पर क्या पहनूं, जन्मदिन पर उसे क्या उपहार दूं, उपहार के लिए पैसों की व्यवस्था कहाँ से करूं। तो बेटा इंट्रापर्सनल, अंतरा व्यक्ति संचार वही संचार है जो हम अपने आप से मन ही मन में कोई परिस्थिति या मुद्दे के विभिन्न पहलुओं का अवलोकन या विश्लेषण कर किसी ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं जो उसके वर्तमान या भविष्य के व्यवहार और जीवन के लिए अर्थपूर्ण होता है। ठीक है, तो जब हम मन ही मन अपने ही मन में कुछ ऐसी चीज़ें सोचते हैं और किसी परिणाम पर पहुंचते हैं, उसको हम कहते हैं अंतरावैयक्तिक संचार, यानी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अब आ गया अंतर्वैयक्तिक संचार यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या हो गया बेटा? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ऊपर वाले का उल्टा। ठीक है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होता है, फेस टू फेस की स्थिति में विचारों और मतों की साझेदारी होती है, शेयरिंग करते हैं। अंतर्वैयक्तिक संचार औपचारिक तथा अनौपचारिक स्थितियों में संपन्न हो सकता है। इस प्रकार के संचार के लिए संचार के विभिन्न साधनों जैसे कि शारीरिक संचालन, मुख मुद्राएं, हाव भाव, भंगिमाएं, ठीक है, लिखित पाठ एवं
शब्द और ध्वनि जैसे मौखिक तरीकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अंतव्यक्तिक संचार। एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हमारे हाव भाव हो गए, हमारे एक्सप्रेशन हो गए, हमारे सामने वाले इंसान को वो सब दिख रहे हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या हो गया, पढ़ाई लिखाई संबंधी समस्याओं के बारे में किसी मित्र से हम बातचीत करते हैं, ओए तूने फाइल बना ली, तूने मैंने नहीं फाइल बनाई यार, मैम डांटेंगी अब मुझे। आप करते हो ना ऐसे होम साइंस की फाइल बनाने के लिए कि यार कब देनी है फाइल, तो आपकी फ्रेंड बोलेगी यार कल देनी है फाइल। ऐसे करके हम आपस में बात करते हैं ना, हमारे एक्सप्रेशंस भी चेंज हो जाते हैं, हमारे हाव भाव चेंज हो जाते हैं। ठीक है, डिस्कशन हम करते हैं। ठीक है, अंतव्यक्तिक संचार निम्न कारणों से सर्वाधिक प्रभावी और आदर्श माना जाता है। कि कुछ कारण है इसको बहुत प्रभावी माना जाता है। इस प्रकार के संचार में ग्राही और संचारक के बीच हमेशा निकटता और प्रत्यक्ष संपर्क बना रहता है, जिसके कारण ग्राही को किसी प्रस्तावित विचार या मत को स्वीकार करने के लिए मनाने, प्रेरित करने, राजी करने, आसानी से कन्विंस, यानी आसानी से जो इजी टू कन्विंस होती है। जैसे आप किसी के सामने बैठे हो, ठीक है, आप उससे बात कर सकते हो आसानी से। ठीक है, आप उसको कन्विंस भी कर सकते हो। लेकिन आप अगर सिर्फ एक तरफा कम्युनिकेशन करोगे, सिर्फ आप मैसेज भेजे जा रहे हो सकता है कि सामने वाला बंदा रिप्लाई ना करे, पर सामने आप होते हो तो आप आराम से कम्युनिकेट कर सकते हो। इस प्रकार के संचार में प्रस्तावित विचार या मत के प्रति ग्राही की प्रत्यक्ष तथा तुरंत प्रक्रिया प्राप्त करना आसान होता है। वही जो मैंने आपको समझाया। समूह संचार आप देख रहे हो, ग्रुप कम्युनिकेशन, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है। समूह संचार क्या हो गया, ये बिल्कुल अंतव्यक्तिक संचार की भांति प्रत्यक्ष और वैयक्तिक प्रकार का ही संचार है। लेकिन इसमें फ़र्क कितना है, सिर्फ इतना फ़र्क है कि समूह संचार प्रक्रिया में 2 से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं। जैसे आप लंच टाइम में ग्रुप बना के बैठ जाते हो, है ना, और एकदम से बातें करने लग जाते हो, खूब सारी बातें करते हो। समूह संचार उसमें भाग ले रहे लोगों के बीच परस्पर स्वीकृत दृष्टिकोण और सामूहिक निर्णय लेने में सहायता करता है, अवसर देता है। जैसे व्यक्ति को अपने प्रभाव को बढ़ाने में सहायता मिलती है और समूह में उसका स्थान सुदृढ़ और ऊंचा हो जाता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनी सहमति तथा सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया समूह संचार का ही उदाहरण है। और क्या उदाहरण हो सकते हैं, इसके लाभ क्या होते हैं? उदाहरण तो बहुत से हो सकते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन के, और अब हम इसके लाभ पढ़ेंगे। समूह संचार व्यक्ति का मनोविनोद और तनाव मुक्त होने में, समाजीकरण और प्रेरित करने में सहायक होता है। आजकल समूह संचार को बढ़ाने, प्रभावी बनाने के लिए कई प्रकार के दृश्य तथा श्रव्य साधनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जनसंचार क्या हो गया, ये देखो आपके सामने पिक्चर है। जनसंचार टीवी है, न्यूज़पेपर है, आपको सब दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी यांत्रिक युक्ति यानी कोई भी मैकेनिकल डिवाइस की सहायता से संदेशों को बहुगणित करके उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को हम जनसंचार कहते हैं। जैसे टीवी, एक न्यूज़ आ रही है और लाखों लोग उसको देख रहे हैं। वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी के विकास के परिणाम स्वरूप किसी भी मुद्दे से संबंधित मतों, विचारों और नव प्रवर्तनों के या नए विचारों को समाज के हर स्तर तक पहुंचाना काफ़ी आसान हो गया है। आजकल तो देखो, इसमें तो एग्जाम्पल रेडियो, टीवी, इंटरनेट, अखबार के दिए गए हैं। आजकल देखो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब भी कितना सब कुछ चल रहा है। ठीक है, उसके बाद जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के दर्शक, पाठक, श्रोताओं की संख्या बहुत ही विशाल और विविधता पूर्ण होती है। ठीक है, आमतौर पर जनसंचार माध्यमों के उपभोक्ता अलग अलग पृष्ठभूमि से संबंध वाले सामान्य नागरिक होते हैं, जो देश देशों में दूर दूर तक फैले होते हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त वे संदेश से संप्रेषक से भी दूर स्थिति होते हैं। इन्हीं कारणों से उनसे किसी संदेश के प्रति सही, पूर्ण, प्रत्यक्ष और तत्कालिक प्रतिपुष्टि, फीडबैक पाना संभव नहीं होता। ठीक है, संचार के विभिन्न माध्यमों द्वारा प्रसारित किसी संदेश या कार्यक्रम संबंधी प्रतिपुष्टि अक्सर काफ़ी समय बाद संचित रूप से ही प्राप्त होती है। फिर अंतरा संचार हो गया, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, नाम से समझ में आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सुव्यवस्थित संगठन यानी हाईली स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन के विभिन्न विभागों के बीच आपसी संचार से है। विदिन एक
एक कम्युनिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर जो कम्युनिकेशन चल रही है उसको हम कहते हैं अंतरा संस्था संचार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाते हैं। ओके, इसमें अंतरा संचार प्रक्रिया में सूचना का प्रवाह जो है एक समान स्तर पर दुतरफा जबकि विभिन्न स्तरों के बीच एक तरफा होता है। जैसे कि संगठन के बीच प्रबंधक का दूसरे विभाग के प्रबंधक के साथ संदेशों का आदान प्रदान करना दुतरफा संचार होता है, जबकि संगठन के बीच प्रबंध निदेशक का संगठन के सभी विभागों के प्रबंधकों को जानकारी या आदेश देना एक तरफा हो गया। अंतर संस्था संचार क्या हो गया? इंटर ऑर्गेनाइजेशनल, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के बीच, जैसे कि WHO है वो अलग अलग देशों के बीच आपस में कम्युनिकेट करता है ना। जैसे कि महामारी फैली थी अभी, तो कम्युनिकेशन निपटने के लिए WHO जो है एक दूसरे से मिलकर हर देश जो है कार्य कर रहा था। ठीक है, अच्छा, इसमें एक पॉइंट लिखा है कि ध्यान रहे अंतरा संस्थागत और अंतः संस्थागत संगठनों में विभागों अथवा संस्थाओं के बीच संचार नहीं होता, बल्कि इन संस्थाओं में कार्य करने वाले व्यक्ति ही एक दूसरे से संचार करते हैं। उसके बाद आ जाता है संचार के साधन अथवा विधि के आधार पर वर्गीकरण। शाब्दिक मौखिक मैंने आपको बताया था, बोलना, गाना, भाषण देना, फ़ोन पर बातचीत करना, ये सब किस में आ गए? शाब्दिक और मौखिक संचार में। ठीक है, और गैर शाब्दिक संचार हाव भाव, मुद्राएं, नेत्र संपर्क, टच, पराभाषा, लिखाई, पहनावा, केश सज्जा, ये सब आ गए गैर शाब्दिक। ठीक है, हम जैसे चाय को देख के बता देते हैं कि ये गर्म है या ठंडी है। अगर हमें मतलब किसी के हाव भाव दिख जाते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि गुस्से में है या खुश है ना। एक से अधिक इंद्रियों से काम लेने के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, हम सब ने कभी ना कभी इसे ज़रूर महसूस किया है कि किताबों से पढ़ने की तुलना में यदि किसी पाठ को टीवी या जीवंत रूप में दिखाकर पढ़ाया जाए तो बच्चों के मस्तिष्क पर वह पाठ लंबे समय तक अपनी छाप छोड़ता है, अर्थात पाठक या श्रोता किसी की अपेक्षा दर्शक लंबे समय तक याद रखता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि जैसे हमारी जितनी सेंसेस का यूज़ होगा उतना ज़्यादा हमारी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होगी। ठीक है ना, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इंद्रियों का यूज़ करके क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।